तो लेक्चर नंबर 2 देखते हैं आज का। तो बेसिक बातें हो चुकी थी हमारी पांडु के बारे में, मगर फिर भी मैं एक बार जरूरी चीजें रिवाइज कराते हुए आगे बढ़ता हूँ। चरक से रिलेटेड ही हमको मेनली फोकस करना है। तो पांडु चिकित्सा, चरक पांडु के 5 भेद, वीपीकेएस और मृत्तिका भक्ष में करना है। मिट्टी खाने से होने वाला पांडु जो है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे मिट्टी व्यक्ति खाता है, कि कषाय मिट्टी खाएगा तो वातिक पांडु, अगर ऊसर मिट्टी खाएगा तो उसको हो जाएगा पैतिक पांडु, और अगर मधुर मिट्टी खाएगा तो उसको हो जाएगा कफज पांडु। तो हमने इसको कम करके भी याद किया था, KUM चाहो तो, यानी कषाय, फिर ऊसर, फिर मधुर मिट्टी खाने से क्रमशः वातिक, पैतिक और कफज पांडु होता है। तो वो बात आपको याद रखनी है। दूषियों की बात करें, एक ट्रिक हमने याद की थी कि चरक पांडु से मरते कामला से मरे, पांडु से मरते यानी मांस, रक्त और त्वचा, यहाँ देख पा रहे हो। कामला से मरे, मरे यानी मांस और रक्त, वहां दूषिय है। दूसरी जरूरी बात आप जानते हो कि पांडु का रोगी अगर पित्त वर्धक द्रव्यों का सेवन करता ही रहे तो उसको फिर क्या हो जाता है, कामला हो जाता है। अच्छा, चिकित्सा सूत्र में भी हम लोग ऑलरेडी ऑलरेडी देख चुके हैं कि पांडु के अंदर जो अर्ली स्टेज है कह लो आप, तो वहां पे हम लोग क्या कराते हैं, वहां तीक्ष्ण संशोधन कराया जाता है। लेकिन कामला जो लेटर स्टेज है, जहाँ कह लो कि बल शरीर में कम हो जाता है, दोष तो बढ़े लेकिन बल भी नहीं बचा, तो वहां पे मृदु तिक्त विरेचन कराया जाता है। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। खैर आगे चलते हैं अभी। संप्राप्ति की हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें पित्त प्रधान दोष है, वो नॉर्मल सी बात है। ओज का इन्वॉल्वमेंट होता है, यही आपको मैंने कहा था कि याद रखना, राज्यक्षमा में भी, यहाँ यानी पांडु के अंदर, इसके अलावा अर्श में भी ओज वाली बात आई है। फिर दो आवरण हम लोग पढ़ते हैं, हमें एक ट्रिक है, यूपी में सबका ओज नाश होता है, तो उदान आवृत प्राण यूपी, सबका यानी समान आवृत व्यान, तो उन दोनों में भी ओज क्षय वाली बात मिलती है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। बाकी यहाँ देखोगे, पांडु में हृदय में रहने वाले साधक पित्त की दृष्टि होती है, ये साधक पित्त ही है जो हमें उन चीजों को प्राप्त करवाता है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो मनोअर्थित अभिलाषा को पूर्ण कराने वाला। जबकि रक्त पित्त रोग जो पीछे आप पढ़ कर आए हो, वहां पर त्वचा में रहने वाले भ्राजक पित्त की दृष्टि मानी गई है, तो वो भी याद रखोगे। ये मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ 2 दिन से, पिछले पता नहीं क्यों इसको बोल जा रहा हूँ। तो खैर वहाँ भ्राजक नहीं है, रंजक पित्त है बेटा। ठीक है, याद रखना, पता नहीं क्यों ये गड़बड़ मुझसे हो रही है पिछले 2 दिन से इसके नाम में। खैर पूर्व रूप पे आ जाओ, तो हृदय में स्पंदनम, रोक्ष्यम, स्वेदा भाव, श्रमस्तथा। तो हृदय में स्पंदन होना यानी पैल्पिटेशन, रुक्षता होना स्किन में, श्वेत का भाव, श्वेत कम आना यानी, और श्रम थकावट जल्दी लग जाना, तो ये बात याद रखोगे। सामान्य लक्षणों पर आ जाओ, तो चलो इसमें तो कुछ खास ऐसा है नहीं जो याद करना है आपको। एक बात बड़ी जरूरी है, वो आप देखोगे कि कृमि कोष्ठो अतिसार रहते हैं, यानी अतिसार हो रहा है उसमें साथ में कृमि निकल रहा है कोष्ठ से, ये किस पांडु का लक्षण है, तो मृत्तिका भक्षणजन्य पांडु, मिट्टी खाने से होने वाला पांडु। अगेन फिर इसके बाद कामला के 2 भेद देखिए, कोष्ठ आश्रित, शाखा आश्रित। तो शाखा आश्रित कामला, उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के साथ रिलेट करते हैं। इसमें जो स्टूल का कलर होता है वो तिल पिष्ट निभम, मॉडर्न में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को हम लोग कहते हैं क्ले कलर्ड स्टूल, उसमें पास होता है क्ले कलर्ड स्टूल, तो वो भी आप याद रखेंगे। फिर आपको बताया था एल्कलाइन फोस्फेटेस की मात्रा बढ़ जाती है, और क्या क्या कारण हो सकते हैं, पैंक्रियाज का जो हेड है उसका कार्सिनोमा हो सकता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में कारण। या फिर एक बात हम लोगों ने की थी कि महिलाएं जो होती हैं उनमें गोल ब्लैडर स्टोन बन जाते हैं, तो वहां से वो स्टोन, जो ग्रेवल है कह लो, वो चल पड़े और रास्ते में जाके पैंक्रेटिक हेड में फंस जाए, या फिर सीबीडी ब्लॉक हो जाए, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो वहां हमने कंडीशन देखी थी फीमेल फैट 40 फर्टाइल, कि फीमेल हो, फैटी हो, फर्टाइल हो, और 40s में हो अपने, तो वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है इस चीज का, तो ये बात आपको याद रखनी है। कुंभ कामला क्या होता है, कह रहे हैं कि पुराना होने के बाद जो कामला रोग है, जब वो पुराना हो जाता है उसी को कुंभ कामला कह देते हैं। इसमें जो वर्ण है शक्र यानी मल का और मूत्र का, वो कैसा हो जाता है, कृष्ण पीत शक्रण मूत्र, तो इसको याद रखोगे, कृष्ण और पीत वर्ण का हो जाता है। पांडु में स्वेदन नहीं कराते इन जनरल, चिकित्सा यहाँ देख लोगे आप। पांडु में स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमन चिकित्सा है। कामला में मृदु तिक्त विरेचन पढ़ चुके हैं हम लोग, ये लिखा है श्लोक भी, तत्र पांडव आमयी स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमी के संशोध्यो मृदु भी तिक्त के कामलितु विरेचन, तो इसको आप याद कर लोगे। फिर एक और चिकित्सा सूत्र है, तो वो यहाँ लिखा हुआ है, वातिके स्नेह भूष्टम, पैत्तिके तिक्त शीतलम। ठीक है। फिर कटु तिक्तुष्णम, श्लेष्मिक के कटु तिक्तुष्णम, विमिश्रे सन्निपातिके, ऐसा करके चिकित्सा सूत्र है। आगे शायद मैंने यहाँ लिखा भी होगा कहीं लास्ट में, देख लेते हैं। नहीं लिखा तो नहीं है, आप बुक में देख लेना, अदरवाइज मैं इमेज शेयर कर दूंगा आपके साथ, कहोगे तो।
ठीक है, तो ये भी एक चिकित्सा सूत्र है, इसको भी आप याद कर लोगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन जो पॉइंट्स बनते हैं वो ऊपर वाले से ही बनते हैं यहाँ से, तत्र पांडवा इस स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्वनुलोमी के, उसको जरूर याद कर लोगे। अच्छा, मिट्टी खाने से जो होने वाला पांडु है, उसकी चिकित्सा में विड़ंग से भावना दी हुई मिट्टी, उसका प्रयोग कराया जाता है। विड़ंग भावित मिट्टी का ही प्रयोग करा रहे हैं। शाखा आश्रित कामला, तिल पिष्ट निभम मल की प्रवृत्ति देख लिया हमने। इस पे सवाल पूछता है कि शाखा आश्रित कामला के अंदर किन दोषों को हरने वाली चिकित्सा करते हैं। ठीक है, तो ये माना जाता है कि अवरोध हुआ है पित्त का। ठीक है, तो पित्त का मार्ग रोका किसने होगा? तो कफ से मानते हैं इसका मार्ग जो रुका है वो कफ की वजह से रुका हुआ है। तो श्लेष्मा से पित्त का मार्ग रुक जाता है, तो आप चिकित्साएं जो करोगे कफ को हरने वाली चिकित्साएं करोगे। दूसरी जरूरी बात है कि देखो, अब क्या हो रहा है कि पित्त जो आना आना चाहिए था मल के साथ, जिसकी मिक्सिंग होनी चाहिए थी, उसके बाद मल का एक वर्ण बन जाता, जो उसका नॉर्मल वर्ण होता है वो नहीं हो पा रहा है। तो एक चिकित्सा यहाँ पर यूज करते हैं। अगर आपको सूत्र स्थान थोड़ा भी रिकॉल कर पा रहे हो, जिन लोगों ने पढ़ा होगा, वहां मैंने आपको बताया था कि कुछ कारण होते हैं जिनसे दोष हमारे वो कोष्ठ से शाखाओं में चले जाता है, कह लो कि कंडीशन बढ़ जाती है, बीमारी बढ़ जाती है। और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से दोष जो शाखाओं के अंदर है वो शाखाओं को छोड़ के वापस कोष्ठ में आ जाते हैं, और उसके बाद कोष्ठ से उनको बाहर निकाल दिया जाता है वमन या विरेचन करा के। ठीक है ना? तो अब देखो यहाँ वही वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, श्लोक में थोड़ा रिकॉल करा रहा हूँ अगर ध्यान कर पा रहे हो। वहां आता है वृद्ध्या विष्यंदनात्, वृद्धा वृद्धया विष्यंदनात्, अगर आपको नहीं पता लिख लो, विष्यंदन कराना। वृद्धया विष्यंदनात्, पाकात, पाकात, श्रोतोमुख विशोधनात्, श्रोतोमुख शोधन यानी कि श्रोतोमुख विशोधनात्, विशोधनात्, वृद्धया विष्यंदनात्, पाकात, श्रोतोमुख विशोधनात्, शाखाम भुक्त्वा मला, लिख लो क्या, शाखाम भुक्त्वा मला, कि मल शाखाओं से मुक्त होकर कोष्ठम यान्ति, कोष्ठ में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं किस तरह आप दोषों को वापस शाखाओं से कोष्ठ में लेके आओगे। तो ये जो पहला शब्द है ना वृद्धया, इस पे फोकस करते हैं यहाँ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की चिकित्सा में। तो क्या करता है, हम व्यक्ति को पित्त वर्धक आहार खिलाते रहते हैं। कब तक खिलाते रहते हैं? जब तक, कहानी इस तरह से है कि इतना भर दो पित्त से शरीर को कि वो अपने मार्ग में जो भी रुकावट है उसको तोड़ के बह के चला आए, वो पित्त जो है ना, जो कफ की रुकावट है उसको दूर कर दे, और फाइनली मल का रंजन होने लगे। तो यहाँ पे ये चिकित्सा बताई गई है, हिंदी पढ़ लो तो समझ पाओगे। वीडियो है, रोक के आराम से लिख लेना अगर आपने लिखा नहीं है तो। वृद्ध्या विष्यंदनाथ पाकाचुरोतम विशोधनाथ, वायुश्च निग्रह, शाखा मुक्त्वा मला कोष्ठम यान। ठीक, तो यहाँ क्या कह रहे हैं? श्लेष्मा से रुद्र पित्त की चिकित्सा कफर द्रव्यों से करनी चाहिए, तथा शाखा से पित्त को कोष में लाने के लिए कटु तीक्ष्ण उष्ण लवण इस तरह के द्रव्यों का तब तक प्रयोग करें जब तक मल प्राकृत वर्ण का ना हो जाए। यानी पित्त जो है जब तक राग करना शुरू ना कर दे, कलर दोबारा से ना कर दे। योग की बात कर लेते हैं, बहुत जरूरी नहीं है चैप्टर के योग, नाम पढ़ लोगे जल्दी से। विशाला आदि फांड, धात्रे अवले, धात्रे रिष्ट, पुनर्नवा मंडूर, पुनर्नवा मंडूर, इसको देख लो एक बार ध्यान से। गौड़ अरिष्ट, शिला चतुबटक, बिजका अरिष्ट, योगराज देख सकते हो, रसायनम इदम श्रेष्ठम सर्व रोग हरम शिवम। भले ही इसको हम लोग पांडु में यूज कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि सभी रोग को हरने के लिए ये श्रेष्ठ रसायन है। ये द्रव्य लिखे हुए, इसमें क्या क्या पड़ेगा आप नजर डालना चाहो डाल सकते हो। अच्छा, कुलत कपोत काकमाची इसके सेवन में मना होता है, याद रखना। कुलत कपोत काकमाची कुछ भी नहीं लेते इसके साथ। विशेषता अपस्मार कामला गुदरोग नाशक है, मधु के साथ सेवन करने की बात आई है, और पात्र में भी मधु का लेप करने की बात आई है, तो ध्यान रखना मधु के साथ लेने की इसको बात आई है। व्योश आद्य घर बेटा, बहुत बहुत जरूरी, बिल्कुल याद रखोगे। मिट्टी खाने से जो पांडु होता है, ये व्योश ना यही वाला है, आधा वाला जैसे नीचे लिखा है, बस व्योश आद्य है। ठीक है ना, तो यहाँ लिखने में कंप्लीट पूरा वाला लिख दिया है, तो ठीक कर लेना। व्योश आद्य घृत, मृत्तिका भक्षण करने पांडु के अंदर। फिर देख पा रहे हो व्योश आदिवटी, ये भी बहुत जरूरी है, पीनस श्वास काश के अंदर। व्योश आदिवटी पीनस श्वास काश के अंदर। व्योष आदि चूर्ण, कफज मूत्रकृच की चिकित्सा में ये भी जरूरी है, व्योष आदि चूर्ण, कफज मूत्रकृच। ठीक है बेटा, तो इनको याद रखेंगे, देख लेना इनको, जरूरी है कुछ है। फिर कुछ घृत आते हैं, जैसे पीछे मैंने आपको, चलो आपको ऑप्शन दे रहा हूं मैं। यहाँ क्या है, जितने घृत लिखे हुए हैं तो सारे घृत पांडु के अंदर आए हैं। याद करने की ट्रिक ये हो सकती है कि पांडु के पूर्व रूप में आपने देखा था कि
रोक्ष्यम एक शब्द आया था कि रूक्षता हो जाती है। तो रूक्षता को दूर करने के लिए घृत का प्रयोग, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। आप जवाब दोगे मुझे, पीछे आपको मैंने पढ़ाया होगा कि किस ग्रहणी के अंदर, यानी वातिक पैतिक कफज ग्रहणी है मान लो, उसमें कौन से ग्रहणी विकार के अंदर क्षार का प्रयोग बताया गया है, ये आप बताओगे। ठीक, आगे चलते हैं। चैप्टर के कुछ और योग लिखे हुए हैं। ये पूछ चुका एक बार कि भैंस का घी और गौमूत्र मिला के एक योग बताया गया है, किस रोग की चिकित्सा में है, तो देख पा रहे हो पांडु में बताया गया है। बाकी गौमूत्र हरित की है, कवच पांडु में, यानी कवच चौथ में भी है। नवायस चूर्ण आपको बहुत पहले पढ़ाया होगा। त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद, लोह भस्म 9 भाग पड़ी है इसमें। अनुपान मधु सर्पिका है, इसको देख लेना, ये जरूरी है, नवायस चूर्ण। ठीक है, मंडूर वटक पे आ जाओ। मंडूर वटक, त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद, मंडूर 2 गुना पड़ा हुआ है। 8 गुना गौमूत्र है, इस पे सवाल पूछ चुका है कहीं कि मंडूर वटक में गौमूत्र कितने गुना है, तो 8 गुना। याद रखना, इसका अनुपान तक्र है। अनुपान तक्र। केशर आदि घृत, बाकी नहीं कुछ ऐसा खास है, बाकी कुछ नहीं देखना। तो कुल मिला के इस चैप्टर के योग इतने जरूरी नहीं है कि उन पे बहुत फोकस करो। अनुपान जैसे देख सकते हो, मंडूर वटक का आपको बताया। फिर अनवायस चूर्ण है, इसको देख सकते हो, मधुसर्पी के साथ लेना है। ठीक है, ये घृत वाली चीज आपको बताई। व्योश आद्य जो घृत है उसको देख लेना, मृत्तिका भक्षण करना पांडु के अंदर। और योगराज देख लेना, इसका भी अनुपान पे हल्का सा फोकस कर लेना, मधु के साथ ले रहे हैं, और तो कुछ है नहीं खास सच। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 17। चैप्टर का नाम हिक्का श्वास चिकित्सा अध्याय। तो पहले निदान लिखा है, रचसा धूम बाताभ्याम शीत स्थान अम्बु सेवनात् व्यायामाद ग्राम्य धर्म। चलो छोड़ो, इस सब में नहीं जाते क्योंकि आपके यहाँ मेन क्या है उसकी बात कर लेते हैं। चिकित्सा सूत्र की बात की गई है खाली। वैसे ये पूर्व रूप है, चाहो तो देख सकते हो। कंठ उर्सो गुरुत्वम च वंदस्य कषायता। ठीक है, और यहाँ देख पा रहे हो श्वास का पूर्व रूप, आनाह पार्श्वशूलम च पीडनम हृदय च प्राणस्य च विलोमत्वम श्वासानाम पूर्व लक्षणम। ठीक है, मेन है आपके यहाँ बेटा चिकित्सा सूत्र, तो उसी की मेनली हम बात कर लेते हैं। देखोगे यहाँ पे, हिक्का श्वास अर्दितम स्निग्धैर आदो स्वेदैर उपाचरे, कि इनमें पहले स्नेहन कराना चाहिए, उसके बाद स्वेदन कराना चाहिए। इन्होंने फिर आगे कंपेयर किया है कि जिस तरह हिमालय की चोटियों पर बर्फ जमा रहता है और सूर्य के निकलने पर पिघल कर वो बाहर आ जाता है, उसी तरह हिक्का श्वास रोग के अंदर जो अंदर कफ जमा हुआ है शरीर में, वो स्नेहन स्वेदन कराने से बहकर चला आता है, मतलब हट जाता है, कहने का मतलब ये है। तो इसको देख लेना। प्लस ये जो सेकंड लाइन लिखी है, इसको ध्यान से देखोगे। कह कह रहे हैं, कासिने छर्दनम दद्यात् स्वर भंगे च बुद्धिमान वात श्लेषम हरयुक्तम तम केतु विरेचन। तो मेनली सेकंड वाली लाइन जो है कि वात और कफ को हरने वाले द्रव्यों के साथ तमक श्वास में विरेचन कराना है। वात श्लेषम हरयुक्तम तम केतु विरेचन, कास में छर्दन कराने की बात कर रहे हैं कि स्वर भंग हो जाए तो वमन कराना चाहिए कास के रोगी को। बाकी यहाँ तमक श्वास में वात और कफ को हरने वाले द्रव्यों के साथ विरेचन कराना है, याद रखेंगे। चैप्टर के योग पे नजर डाल लो। अश्वगंधा आदि को आत्तराजक्षमा का लिखा गया है, वो नहीं देखना आपको, आगे आ जाओगे। ये देखिए, सभी हिक्का श्वास में ब्रह्मण चिकित्सा करनी है और शमन चिकित्सा करनी है। सवाल पूछ चुका है कि अगर आपको समझना है कि श्वास काश में कैसे चिकित्सा करनी है, श्वास हिक्का में माफ करें, तो क्या करोगे, तो आप ब्रह्मण कराओ और शमन कराओ, ज्यादा वहां माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। चैप्टर के योग लिखे हैं, पढ़ लो। जरूरी वाला मैं आपको बता देता हूँ। निदिक्तिका आदि योग, मातुलुंग आदि योग, मुदक योग, ये कौन सा आसन है, चलो छोड़ो, कोई जरूरी नहीं है, आप छोड़ो उसको। कोई बेटा इसमें जरूरी नहीं है। ये 2 पॉइंट है, इनको चाहो तो देख सकते हो कि वात पैत्तिक श्वास के अंदर सुअर चरा, कफ पैत्तिक श्वास के अंदर श्रीश सोरस की बात आई है, तो इसको देखना चाहो देख लो। ये देख लोगे मना शिलादि धूम कास के अंदर, इस पर नजर डाल सकते हो। ये मुक्ता आदि चूर्ण, इसको ध्यान से देख लेना। मुक्ता आदि चूर्ण नेत्र रोगों में भी उपयोगी है। ठीक है, ये चीज स्पेशली याद रखना, इनमें से कौन सा योग है जो नेत्र रोगों में भी उपयोगी है, तो मुक्ता आदि चूर्ण, इसको आपको याद रखना है। ये द्रव्य वगैरह लिखे हुए हैं इसके, ये खास नहीं, तो ये देख लिया आपने, नेत्र रोगों में उपयोगी है। और लिखा है श्वास का चिंतामणि रस, देख लो आपका मन करे तो, नहीं खास है। मयूर पिच भस्म हिक्का में सब जानते होगे, तो इसका प्रयोग कराया जाता है।
पिपली मधु के अनुपान के साथ। श्वास कुठार रस नाम ही है इसका। मरीच 8 भाग है, इसमें वचनाभ भी पड़ा होता है, इतना ध्यान रखना। अदरक और पान सौ रस के साथ इसका सेवन कराया जाता है, श्वास कुठार रस। ठीक है, मरीच इसमें 8 भाग है। बाकी वचनाभ, टंकड़, मनाशिला ये सब पड़े हुए द्रव्य। अनुपान है इसका अदरक सौ रस और पान, दोनों याद रखेंगे। कनकासव देख सकते हो, इसका प्रयोग भी किया जाता है। इसमें कह रहे हैं कि 12% अल्कोहल होता है, धतूरा पड़ा होता है, 5 ml की पैकिंग में आता है। मतलब पैकिंग नहीं, माफ करें, इसकी जो मात्रा दी जाती है 5 ml की मात्रा है। और अम्ल पित्त में लाभकारी है। अम्ल पित्त में भी लाभकारी है प्रभाव से, ये बहुत जरूरी है। कि कनकासव वैसे तो यहाँ देख पा रहे हो आप, ठीक है, श्वास रोग में, लेकिन प्रभाव भेद से अम्ल पित्त में भी काम करता है, तो इस बात को भी याद रखना। तो और कुछ खास यहाँ भी नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, कास चिकित्सा अध्याय। वीपी के शतज क्षयज उत्तर उत्तर बलवान है, इतना तो याद ही रखना, उत्तर उत्तर बलवान है। वातिक पैतिक कफज शतज और क्षयज कास, उत्तर उत्तर बलवान। पूर्व रूप की अगर हम बात करें, शूक पूर्ण गलास्यता, कंठे कंडू, भोज्य नाम अवरोधश्च जायते। ये तो देख लोगे, ये गले में जो इरिटेशन जैसा लगता है ना, वो शूक पूर्ण गलास्यता, कंठ में कंडू होना और भोजन के मार्ग में अवरोध हो जाना। तो ये कुछ कॉमन कैरेक्टर है इसके। प्राण वायु उदान वायु की दृष्टि होती है, देखना चाहो तो देख लो इसको भी, प्राण और उदान वायु की दृष्टि बताई गई है। और यहाँ देख पा रहे हो, अधा प्रतिहत वायु ऊर्ध्व श्रुता समाश्रिता, उदान भावमापन्ना, कंठा सत्थ सत्थी तथा उर्सी। तो यहाँ पे देख रहे हो कि अधो प्रतिहत वायु, नीचे की ओर जाने वाली वायु, यानी कि उदान और अपान का इन्वॉल्वमेंट यहाँ देख पा रहे हो, चरक ने बताया है। तो देखने की बात है। आगे चलिए, खैर इसमें इतना नहीं जाएंगे, ये एक पॉइंट याद रखना कि वृद्धावस्था में अगर कास हो जाए तो वो याप पे होता है। वृद्धावस्था में होने वाला कास याप पे होता है। कास चिकित्सक योग देखिए, ट्रिक लिखिए, चित्रकूट के रास्ते में मनु को 3 हरे पिल्लों ने काटा। चित्रकूट के रास्ते में मनु को 3 हरे पिल्लों ने काटा, मतलब चित्रक आदि ले, रास्ते में रासना गिरत, मनु को मनाशिलादि धूम, 3 त्रयुषनादि घृत, हरे पिल्लों ने काटा। हरे यानी हरित की, अगस्त्य हरित की, पिल्लों ने पिप्पल आदि घृत, काटा मतलब कंटकारी घृत। देख सकते हो, बहुत खास नहीं है। और देख पा रहे हो, लो दुर्लभ दुस्पर्श विडंग। लो दुर्लभ दुस्पर्श विडंग। तो लो मतलब लेही की बात चल रही है, दुर्लभ से दुरालभ आदि ले, दुस्पर्श से दुस्पर्श आदि ले, विडंग यानी विडंग आदि ले। तो ये सब वातिक कास की चिकित्सा है, तो देख सकते हो आप। और कह रहे हैं खदिर सार का प्रयोग। कफज कास में बात करें तो यहाँ ट्रिक हम याद रखते हैं कि कुल 10 बार काटा। ऊपर था ना कि चित्रकूट के रास्ते में मनु को 3 हरे पिल्लों ने काटा, और यहाँ याद रखते हैं कितनी बार काटा, कि कुल 10 बार काटा। तो कुलथ आदिघ्रत, दशमूल आदिघ्रत और काटा से कंठकारी घृत। तो देख लेना। फिर शतज कास में कह रहे हैं अत्यायिक चिकित्सा करना, इंजरी हो गई है तो सोचने की बात है, अत्यायिक इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना है। ठीक है। सहज कास में देख पा रहे हो, सहज कास, इसमें हम याद रखते हैं कि काश पंचों के पैर पद्म गड्ढे में गिरकर हरे हो जाते हैं। तो काश यानी काश, दोनों पंचों के, तो दोनों पंच यानी द्यू पंच मूलाधिकृत। पाद यानी पैर, पद्मक आदि, गड्ढे में गिरकर गुडुच्च आदि हरे हो जाते हैं, हरित की ले। काश से काशमर आदि है ना, ये रहा काशमर्दाधिकृत। तो काश दोनों पंचों के, काशमर्दाधिकृत दोनों पंच, द्यू पंच मूलाधिकृत, पद्म यानी पैर, पद्मक आदि ले, गड्ढे में गिरकर गुडुच्च आदिकृत, हरे हो जाते हैं, हरित के ले। तो बेटा इनको देख लेना, इस चैप्टर की योग जो है एक बार नजर अच्छे से डाल लेना। तो और कुछ यहाँ भी नहीं है। चलो बेटा इतना ही रखते हैं। और मतलब मैं सच में बहुत थका हूँ, लेकिन आपका ये काम करना है, क्योंकि कल की क्लास भी हो सकता है कि मैं ले ना पाऊँ लाइव सेशन, है ना। तो कल मुझे ऐसा लगेगा अगर, फिर क्योंकि बेटा थोड़ा सा मैं बहुत मतलब बिजी हूँ इस समय, लेकिन बात यह है कि आपका सेशन भी करना है। 12 तारीख आज हो चुकी है। तो देखो मेरी तरफ से जो मेन पार्ट अभी जो मुझे आपको कवर कराना है, एक तो फार्मा रह गया है, टॉक्सिको हो गया, ठीक है, उसमें कुछ नहीं था, वो मैंने देख लिया। आपका कोई क्वेश्चन बनाने वाला पॉइंट वहां नहीं है, मैं बाद में और गाइड कर दूंगा, एक बार आप ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर निकाल लो, आगे के लिए बाद में गाइड कर दूंगा। तो खैर फार्मा आपका एक रह जाता है, और ये चिकित्सा में जो रह गया आगे,
तो ये मेजर पार्ट रह जाता है। फिर रहने को तो बहुत कुछ है पढ़ना चाहो तो, लेकिन मेजर चीज ये रह जाती है फार्मा। फार्मा और दूसरा चिकित्सा के जो आगे के चैप्टर्स बचे हैं, यानी कि 20 से लेके 29 तक। 30 तो ऑलरेडी आपका हो चुका है। तो 20 to 29 होपफुली मैं 2 से 3 दिन में तो कवर करा ही करा दूंगा। और इसी बीच में, क्योंकि हो सकता है कि कल की छुट्टी रहे, और मे बी 14th है ना, परसों, हो सकता है 14th की भी छुट्टी रहे, क्योंकि ये बिल्कुल मस्ट वाले कुछ काम है मेरे, दो जिनमें शायद मैं क्लास ना ले पाऊँ। क्लियर? तो इन 2 दिन में मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम आपके लिए फार्मा के आधा आधा घंटे के लेक्चर बना दूं, है ना। तो ये काम कर लो मैं, तो हमारा फिर 13 14 15 16 17 17 18 तक ही, लास्ट तक ही मान लो सिलेबस कवर हो जाएगा। लेकिन आप साइड में अपना पढ़ते रहना। ठीक है बेटा, आज के लिए फिलहाल इतना ही, थका हुआ काफी हूँ आज भी मैं। तो थैंक यू। इसको पढ़ लेना जो पढ़ा है अभी मैंने आपको। बाकी आगे देखेंगे कल परसों में जैसे होता है। थैंक यू।